हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी पेपर फर्स्ट के लिए जो है क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि यूपी टेट एग्ज़ाम जुलाई 2026 में होगा। तो उसके लिए सारे क्वेश्चन देखिएगा, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो आइए हम चलते हैं, इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। तो देखिए, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है तो एक संज्ञानात्मक संकार्य है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो देखिए, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो देखिए, एक समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट यानी सभी तरह के छात्र जो है शामिल होते हैं। बाकी देखिए, ऑप्शन में है केवल विशिष्ट, केवल सामान्य या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो ऐसा नहीं है, एक समावेशी कक्षा में तो सामान्य और विशिष्ट सभी तरह के छात्र शामिल होते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। अधोलिखित या निम्नलिखित। तो देखिए, इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गणना दोष। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है। तो समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो संवेग का तत्व नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैहिक। दैहिक जो है तो ये संवेग का तत्व नहीं है। अब देखिए, आइए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध और विश्लेषण, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए, अच्छे शिक्षण की विशेषता जो है तो जनतांत्रिक नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया था मास्लो के द्वारा। सो सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो देखिए, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान जो है तो व्यवहार परिमार्जन परिवार से संबंधित है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो देखिए कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए सबसे उपयोगी ऑप्शन है तैयारी और अर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 11 क्वेश्चन हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो शिक्षण का सूत्र जो है ये पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, शिक्षण का सूत्र जो है तो दृश्य से अदृश्य की ओर, ये नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद पूछा जा रहा है, यानी जब आप पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें जो है सबसे पहला पद क्या होता है। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना, यानी जैसे आप कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं शिक्षण के लिए, तो सबसे पहले आप उस टॉपिक के बारे में योजना बनाएंगे। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा।
तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो देखिए अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है अनुप्रयोग, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब। तो देखिए जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, उसके बाद है कि स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो तथा अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों सही होगा कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब ये तीनों चीज़ें मौजूद रहेंगी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ABC जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। अब निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो देखिए जब एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर के किसी ने बुलाया तो वो जो है ध्वनि संवेदना प्रकट करेगा, ना कि दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना तथा प्रत्यक्षण संवेदना, क्योंकि वो भी आवाज़ लगाएगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि संवेदना। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो देखिए कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 क्वेश्चन हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो ये है कि काल्पनिक भयों का अंत, ये जो है बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो बताइए कि कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन चॉम्स्की जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था। तो बताइएगा भाई कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के प्रयास एवं भूल, यानी इन्होंने जो है तो अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत से अपने शीर्षक को सिद्ध किया था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब अवस्था से संबंधित है। तो देखिए गिरोह अवस्था पूछा जा रहा है, गिरोह यानी टोली की अवस्था। तो देखिए गिरोह अवस्था जो है तो ये 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है। तो देखिए कि पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था है मूर्त संक्रिय अवस्था, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो बताइए कि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा कारक शामिल नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप जो है तो अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। तो 4th वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो देखिए सामाजिक मूल्य जो है तो सहायता परक व्यवहार है, यानी ए वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। तो देखिए पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण ये उदाहरण है एल्गोरिदम के। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2।
अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, और यह किसने कहा है? तो देखिए कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये कहा है एबिंगहॉस ने। यानी 3 वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो देखिए थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। यानी कि थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में तो साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम शामिल नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? देखिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है तो ये व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंधन। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन करने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए 30 नंबर वाला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो अधिगम की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो हो जाएगा अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। यानी कि अधिगम की एक विशेषता ये नहीं है, बाकी ये तीनों विशेषताएं हैं। तो देखिए ये रहे CDP के क्वेश्चन यूपी टेट लेवल फर्स्ट के लिए। तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा जो है हार्ड पेपर नहीं आता है पेपर फर्स्ट। तो आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए और अच्छा से अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करिए। तो वीडियो पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते जाएंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट।